नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम सम्मान में। सम्मान के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से करवाने वाले हैं जिनके योगदान, जिनकी नई सोच और नई तकनीक से उन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म सम्मान 2019 में मिला है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात ऐसे पद्म सम्मानित लोगों के साथ करवाएंगे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर उमेश कुमार से, जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं और रेबीज प्रिवेंशन में इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। रेबीज प्रिवेंशन जो 35,000 का होता था, इनकी रिसर्च से आज महज 350 रुपये में लोगों को उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्मान में। डॉक्टर रविंद्र कोले, जो कि महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने दूर दराज इलाकों में जाकर 1 रुपये और 2 रुपये में लोगों का मुफ्त इलाज करने की प्रक्रिया शुरू की है और इन्हें ₹1 और ₹2 डॉक्टर भी कहा जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कोले। हमारे बीच डॉक्टर RV रमनी हैं, जो कि तमिलनाडु कोयम्बटूर से हैं और फ्री आई सर्जरीज का कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। डॉक्टर रमनी ने पिछले 20 सालों में कम से कम 1.8 मिलियन फ्री सर्जरीज आंखों की है और एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच डॉक्टर इलियास है, जो कि असम से हैं और एक पॉपुलेशन एक्सपर्ट हैं। फैमिली प्लानिंग में इन्होंने बहुत बड़े कारनामे किए हैं, बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे और हमारे बातों का सिलसिला इनके साथ जारी रहेगा। उनके बगल में आप देख सकते हैं डॉक्टर शादाब मोहम्मद, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और ओरल एंड डेंटल केयर और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में इन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फेलोशिप से भी इन्हें नवाजा गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि रेबीज़ का जो पूरा प्रिवेंशन का जो प्रोसेस है, एक टाइम था जब जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लोगों के डाली जाती थी, जो इंजेक्शंस यूज़ किए जाते थे, वो बहुत महंगे होते थे। 35,000 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ता था। आज वो महज 350 का है और WHO ने भी आपके इस पूरी प्रक्रिया को एक्नॉलेज किया है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, हम जैसे मेरी बचपन जो है गांव में गुजरा और हमने देखा कि गांव में 3 इमरजेंसीज होती हैं। या तो डॉग बाइट हो गया, कुत्ता काट गया, या स्नेक बाइट हो गया, या कोई पेड़ से गिर गया, या कोई पहाड़ से गिर गया। तो वो उसका एक इम्पैक्ट जो माइंड में था बचपन से। और जब एक डॉक्टर बनने के बाद वही मैंने स्थिति जब हॉस्पिटल में देखी कि हम प्रेस्क्रिप्शन कोई डॉक्टर लिख रहा है और वो व्यक्ति पेशेंट जो है जब केमिस्ट के पास जाता है तो वहीं केमिस्ट की दुकान से भाग जाता है। एंड सम ऑफ दी पेशेंट डाइड, कुछ लोगों की मौत हो गई, जिनका हमें पता लगा कि हमने वो आए थे लेकिन वो इलाज इतना महंगा था, करवा नहीं पाए और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे मामलों ने मेरे को बहुत झकझोड़ा। फिर मैंने कुछ इस तरह से कोशिश की कि क्या कोई इसका अल्टरनेट हो सकता है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि जो डॉग बाइट की प्रिवेंशन है या स्नेक बाइट की प्रिवेंशन है वो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में भी एक नेग्लेक्टेड इशू है। जो कार्डियक केयर है, जो इम्यूनोलॉजी है, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो एक बहुत फैंसी सब्जेक्ट्स है। लेकिन ये डॉग बाइट की ट्रीटमेंट है या जो स्नेक बाइट का इलाज है, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बड़ा उसको हाशिए पर रखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें धीरे धीरे मैंने देखा कि लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे हज़ारों पेपर्स का रिव्यू किया और मैंने देखा कि 2 तरह के जो इंजेक्शन डॉग बाइट में लगते हैं उसको प्रिवेंशन के लिए, रेबीज़ को रोकने के लिए, वो इंजेक्शन दोनों सस्ते हो सकते हैं। ऐसा मुझे कई साल पहले मालूम हो गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी अड़चनें थी जो कि इस सारे प्रोटोकॉल को रोक रही थी। जैसे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठ के या एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठ के कोई डॉक्टर शायद कोई आविष्कार नहीं कर सकता, कोई नई चीज़ नहीं निकाल सकता, या कोई MBBS डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो हमारी जो अथॉरिटीज़ थी उनको लगता था कि ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं, कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल है उसको एक महज कुछ चंद रुपयों में कर देगा। ये बिल्कुल मैजिक वाली बात थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे PG करनी पड़ी, जो कि मैंने 43 ईयर्स में करी। अच्छा, वैसे तो मैं टॉपर था अपने PMT का, लेकिन मुझे ये प्रूव करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कोई दम है, तो उसके लिए मुझे एपिडेमोलॉजी में PG करनी पड़ी और तब जाके मुझे सुनना शुरू किया लोगों ने। तो सबसे पहले मैंने जो वैक्सीन है
उसको इंट्रामस्कुलर की बजाय इंट्राडर्मल लगाना शुरू किया। तो जो कि WHO ने प्रेस्क्राइब किया था, लेकिन हमारे बड़े बड़े जो कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज थे, इंस्टीट्यूशन थे, वो नहीं कर रहे थे कि ये कम दवाई लगाएंगे तो ये इन्फीरियर हो जाएगी। था उल्टा, पैसे भी कम, दवाई भी कम, दर्द भी कम और इफेक्टिव भी ज़्यादा। तो ये वैक्सीन का हमने 2008 में हिमाचल में किया और दो साल के अंदर अंदर वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री कर दी पूरे हिमाचल में 2008 से, क्योंकि सस्ती होगी, 5 गुना कम होगी। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग फिर मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? वैक्सीन तो लगी लेकिन इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगी। इम्यूनोग्लोबिन क्यों नहीं लगी? उसके 2 रीज़न थे। एक तो वो महंगी बहुत थी, परचेज नहीं हो रही थी। जो परचेज नहीं हो रही थी तो मार्केट से गायब थी, कि कोई ले नहीं रहा था, एक्सपायर हो रही तो मार्केट से गायब थी। तो 2014 में आफ्टर लॉट ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जब हमने देखा कि कुछ लोग इस तरह से डेथ होगी कि वैक्सीन लगी, इम्यूनोग्लोबिन नहीं लगी, तो ये मामला मैंने अपने अथॉरिटीज़ के ध्यान में लाया, अपने डायरेक्टर के ध्यान में लाया। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई अल्टरनेट दे सकते हो? मैं कहा सर, जब हम कुछ नहीं लगा रहे हैं उससे लोग मर रहे हैं, यदि हम सिर्फ घाव में लगाएं तो लोग बच सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने अप्रूवल्स लेके जो भी एथिकल क्लियरेंसेस लेनी है वो लेके प्रॉपर चैनल से प्रॉपर तरीके से करो। तो हमने 2014 जून में कुछ वायल CRI कसौली से 25 वायल खरीदे इम्यूनोग्लोबिन के, जो कि उन्होंने रिजर्व रख रखे थे, और उन वायल्स को सिर्फ घाव में लगाना शुरू किया। तो एक वायल 10 से 20 लोगों को लग गया। तो 1 साल चलते रहे, वायल ख़त्म ही नहीं हुए। तो रेबीज प्रिवेंशन में आप पहले घाव में और मसल्स दोनों में लगाते थे, लेकिन 2014 में जब आपकी रिसर्च आई तो आपने कहा कि सिर्फ घाव में लगाकर हम देखेंगे, उससे एक चेंज नजर आएगा। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात ये रही कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और ये चीज़ हमें बड़ी जल्दी समझ आ गई। पहले ही दिन हमें पागल कुत्ते का एक कटा हुआ व्यक्ति आ गया, और उस दिन हमारे होश उड़ गए कि हम कर तो रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी कोई एडवर्स इवेंट हो। हालांकि वी वर कॉन्फिडेंट बेस्ड ऑन लिटरेचर व्यू कि ये पॉसिबल है। लेकिन डॉक्टर भारती, एक जो परसेप्शन, एक धारणा जो पहले बनी थी कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है तो आपको 16 या 17 इंजेक्शंस लगेंगे, कुछ इस तरीके की भी बातें होती थी। तो आज क्या वो चीज़ बदली है? आज भी क्या हम 16 इंजेक्शंस लगाते हैं, या वो जो एक इंजेक्शन आप कह रहे हैं वो काफ़ी है आज के ज़माने के जो ट्रीटमेंट में? नहीं, देखिए, जो 16-17 इंजेक्शन वैक्सीन के लगते थे, तो अभी भी 2 तरह के इंजेक्शन लगते हैं। अभी भी वैक्सीन लगती है और इम्यूनोग्लोबिन लगती है। अच्छा। लेकिन जो हमारा प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल लगाएंगे हम, तो उसमें 3 शॉट लगते हैं। आज लग गया, तीसरे दिन लग गया, 7वें दिन लग गया। तो वैक्सीन हम 3 इंजेक्शन लगाएंगे इंट्राडर्मल, और आज जब पहले दिन लगा रहे हैं वैक्सीन, उस दिन हम वो इम्यूनोग्लोबिन घाव में लगाएंगे। तो टोटल 3 + 1 4 इंजेक्शन हो गए। तो ये 4 इंजेक्शन जो हैं, चारों इंजेक्शनों की एक एक बूंद 2-2 बूंदें लगती हैं। तो आप हैरान मानोगे कि जो बच्चे भी आते हैं उनको भी पता नहीं लगता इंजेक्शन कब लग गया। नहीं तो पहले इतना पेनफुल था कि एक हमारे कॉन्वेंट स्कूल की लड़की थी, उसको इंट्रामस्कुलर इम्यूनोग्लोबिन लगाया था, उसको स्ट्रेचर पे लाए घर से इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि पूरी टांग उसकी, ऐसा लगा कि पेरेंट्स इतने वरीड थे कि काटनी ना पड़ जाए, इतना ज़्यादा रिएक्शन उसका होता था। तो अब कोई रिएक्शन भी नहीं है, और डोज भी कम है, पैसे भी कम हैं, और सबसे बड़ी बात कि पिछले प्रोटोकॉल से नया प्रोटोकॉल इज़ हाईली इफेक्टिव। It is more effective than the previous protocol. And now it is more acceptable across the country. You said Himachal started it way back in 2009, I believe. 14. But 14. And now it is across the country. अभी क्रॉस द कंट्री होना है, इसको अच्छा। धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी ऐसे ही मेरी इच्छा है कि इसमें हम पहले ही काम कर रहे हैं। तो बाकी स्टेट्स जो हैं लीड लें, और वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, या हम वहाँ जा सकते हैं। और क्योंकि इस वक्त जो इलाज हो रहा है उससे 10 से 100 गुना कम पैसे पे सेम इलाज होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी सरकार से बातचीत भी हो रही होगी कि कैसे इसे रेप्लिकेट किया जाए बाकी स्टेट्स में? जी जी जी, बिल्कुल। और WHO ने भी आपके इस कीर्तिमान को माना है? बिल्कुल, WHO ने अभी जो 2018 की नई गाइडलाइन WHO की आई हैं, उसमें उन्होंने बहुत हमें सराहा भी है, और उसमें रिकमेंड किया है कि ये जो मेथड है ये बहुत इफेक्टिव भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है, दोनों है। डॉक्टर कोले, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मैं एक जीवनी पढ़ रही थी, उसमें ये था, उसमें लिखा हुआ है कि योर करियर बिगैन विथ वन स्लोगन, यू हैव टू गो टू एन एरिया वेयर देयर इज नो डॉक्टर। कि आप उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होगा। तो आपने जब इस सोच से, जब आप इस प्रोफेशन में आए, तो आपको डर नहीं लगा कि अरे मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा? आई एम श्योर ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आई होंगी। नहीं, ऐसी फीलिंग तो आई है, लेकिन मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट दिया पढ़ने के लिए, इमोशनल सपोर्ट दिया मुझे, जिन्होंने गाइड किया, उन सब ने मुझे अश्योरेंस भी दिया
कि आपको जो करना है करो, सिर्फ 15 पैसे का एक खत डालना, आपकी सब डिफ़िकल्टी सब सॉल्व करेंगे। अभी की बात है कि सर ने वही सपोर्ट हमको दिया कि कैटरेक्ट सर्जरी के लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। और इस तरीके से हाथ मिलते गए और ये बातें आगे बढ़ती गई। MBBS किया तब ये सोच थी कि जहाँ डॉक्टर ना हो वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद में वहाँ की डिफ़िकल्टीज़ फेस की। तब मैं MBBS था। डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के बाद में 2 तरीके के प्रॉब्लम आते थे। जैसे सर ने कहा कि सर्जिकल प्रॉब्लम आते थे, वो आते थे, और दूसरे प्रॉब्लम आते थे जो वैक्सीन न मिलने के कारण होते थे। टिटेनस होता था बच्चों में, माताओं में, डिलीवरी के बाद में, गर्भधारणा में वैक्सीन न मिलने के कारण। डिप्थेरिया जैसे प्रॉब्लम आते थे, हुफिंग कफ आते थे। और उसके लिए ये सोच बनी कि आइदर सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन को जाना चाहिए या कम्युनिटी मेडिसिन में जाना चाहिए। तो हम 2 कलीग थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था। तो एक कलीग सर्जरी में गया और मैं प्रिवेंट एंड सोशल मेडिसिन में गया। लेकिन मुझे जो एक बात आपसे बहुत अच्छे से समझनी है, और आई एम श्योर व्यूअर्स भी इस बात को जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का जो एक परसेप्शन है हमारे देश में कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अनाप शनाप फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर लोग इतना पे करते हैं कि उनकी पॉकेट से सारे पैसे उनके ख़त्म हो जाते हैं। और उस ज़माने में अगर किसी एक डॉक्टर के बारे में ऐसा सुना जाए कि आप सिर्फ 1 रुपये में या 2 रुपये में पूरा इलाज देते हैं, तो ये डिफरेंस आप कैसे लेके आए? नहीं, कैसा हुआ कि मैं 11th-12th में था वर्धा में, जहाँ मैं गांधी और विनोबा जी के विचार मुझे मिले, और मैं तो करना चाहता था चैरिटेबल सोशल एक्टिविटी। लेकिन हमारे जो प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा कि फी फॉर सर्विसेज एंड नॉट फ्री फॉर सर्विसेज। तो मैंने कहा सर पेशेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, जैसा आपने कहा कि पुअर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सर ने कहा कि आप 1 रुपया ही चार्ज करिए। और उनके एडवाइस से मैंने, क्योंकि फ्री देंगे तो लोगों को उसका महत्व नहीं है। आज मेडिकल कॉलेजेस में फ्री ट्रीटमेंट होती है, लेकिन वहाँ रश नहीं होता, वहाँ लोग जाते नहीं हैं, और इसलिए 1 रुपीज़ कंसल्टेशन लेके मैंने शुरुआत की। और बाद में उसको 2 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि कुछ पेशेंट इतने गरीब आते थे कि वो ड्रग्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको ड्रग्स भी मुझे ही देना पड़ता था। जब ड्रग देना है तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए फिर 2 रुपये कंसल्टेशन किया। तो 1 रुपया पुअर पेशेंट्स हो जाता है और 1 रुपया मेरे पेट के लिए आता है, मेरे फैमिली के लिए आता है। लेकिन कभी आपकी फैमिली से आपको कभी ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिला कि कैसे परिवार चलेगा और आप इतने नहीं, वो तो जब मैंने शादी करने का तय किया उसी समय कंडीशन थी, क्योंकि मैं जहाँ प्रैक्टिस करता था वो 40 किलोमीटर रास्ते से दूर था ट्रांसपोर्टेशन से। तो मैं 40 किलोमीटर पैदल चलने वाली, 400 रुपये महीने में परिवार चलाने वाली, घर का खर्चा चलाने वाली, 5 रुपये में शादी करने वाली, शादी का खर्च सिर्फ 5 रुपये ही था मेरे, क्योंकि एट दैट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 5 रुपीज़ जो एग्जाम फी है रजिस्ट्रार की। और लास्ट कंडीशन थी टू बेग फॉर द पुअर पेशेंट्स, शी शुड बी एबल टू बेग फॉर पुअर पेशेंट्स। और ये 4 कंडीशन में मुझे करीब 100 लड़कियों ने ना कहा, लेकिन स्मिता ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे हाँ कहा, और बाद में हमारी शादी हुई। तो आज आपके इस पूरे जो इलाज की जो प्रक्रिया है और जो पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं ट्राइबल इलाकों में, उसमें आपकी पत्नी का पूरा योगदान है। पूरा योगदान। मैं ये कहूँगा, उल्टा ऐसे कहूँगा कि मेरा जो कलीग जो मेरे साथ में 1 साल तक वहाँ रहा, वो आ नहीं पाया क्योंकि उसकी वाइफ ने उसकी साथ नहीं दी और मेरे वाइफ ने साथ दी, इसलिए मैं आ पाया। लेकिन जो मेलाघाट एरिया है जो आपका, वहाँ पे कभी कभी आप अपने आप को अकेला बहुत पाते होंगे कि कैसे मैं अकेले इस पूरे कारवा को लेके चल रहा हूँ, तो कभी ऐसी फीलिंग भी आती है कि कैसे चलेंगे और कब तक का ये सफ़र है? नहीं, ऐसे तो नहीं कभी फीलिंग आई। इनिशियली व्हेन आई वाज इन हाउस जॉब एट बॉम्बे, आई प्रैक्टिस दैट आइसोलेशन। बाबा आमटे हमेशा कहते कि आई एम मोर आइसोलेटेड दैन माई पेशेंट्स। तो मैं मेडिकल बॉम्बे में जब था तो मैं मेरा वार्ड और मेरे पेशेंट्स, इसके बाहर मैंने बॉम्बे नहीं देखा। मैंने खुद को आइसोलेट किया, प्रैक्टिस किया आइसोलेशन की, और उसके बाद में जब मैं वहाँ गया तो मुझे आइसोलेशन की फीलिंग नहीं आई। और जो बात रही कि भाई ये कारवा आगे कैसा चलेगा, तो मैंने पहले ही कहा, जिसका जिक्र किया, कि हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आता है। जब भी डिफ़िकल्टी आती है तो हेल्प भी मिलती है, और वो हेल्प के कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व होते जाते हैं। अब्राहम लिंकन ने एक खत लिखा है, लेटर टू टीचर, तो उसमें वो कहता है कि जितनी मुसीबतें आएगी उतने हेल्प करने वाले भी लोग आएंगे। और वो कॉन्फिडेंस, उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि आई कैन गो अहेड। और आप मेरे ख्याल से नेटवर्किंग में भी बिलीव करते होंगे कि आपने अगर एक स्टेट में स्टार्ट किया है इस तरीके का मिशन, तो वो बाकी स्टेट्स तक भी पहुंचे, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर कोलेज इस कंट्री के जो मेडिसिनल प्रोसेस है उससे जुड़े। यस, आई मीन दैट
हम हर साल एक कैंप करते, दो कैंप करते हैं एनुअली। एक मई फर्स्ट वीक में और एक दिसंबर में। जो कॉलेज यूथ्स को 18 से 25 साल के जो यूथ्स है उनको इकट्ठा करते हैं और उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से अपने लाइफ को मोल्ड किया जाए। तरुणाई के नाम से वो कैंप होता है। ओके, तो आपको कभी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको मिलेगा और आपके एफर्ट्स को इस तरह से पे ऑफ किया जाएगा? नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि पद्म पुरस्कार के लिए यू हैव टू अप्लाई, ऐसा प्रोसेस थी। और आई वॉज मैं ये सोचता हूँ कि कुछ मांगने से नहीं मिलना चाहिए, और इस वक्त ऐसा हुआ कि वो नॉमिनेशन से वो मिला, तो that was really It's really a great achievement. I'll come to Dr. Ramani. I've read a lot about you on the internet and the kind of contribution you've made in the field of eye care. But what I always failed to understand while reading about you was that how did you actually, think about giving free surgeries to the patients coming to you? And I believe your wife is also along with you in this entire process. Thank you. Myself and my wife, Dr. Radha, way back in 1977, started thinking, we developed a kind of a conviction that health is a fundamental human right and it is an attainable social goal. Health development is an integral part of social development. So that is very strong in our mind. So in spite of our flourishing private practice, what we had, we started thinking, can we take up a specialty? At that point of time, we realized yet another very important parameter. Vision is the gift of God. To behold the beauty of nature. Whatever may be the cause, to be blind is not fair if it can be either prevented or cured by quality eye care. So we started the Shankara Eye Hospital Network with the blessings of the Kanchi Shankaracharyas. That's in Coimbatore. In Coimbatore, 41 years ago. And we chose community eye care. We realized 1/3 of the world's blind live in our country. 45 million are visually handicapped. 12 million are totally blind. The irony is, 80% of them, they don't have to be blind at all. They are needlessly blind. Non-availability, inaccessibility, not able to afford quality eye care in the remote of the villages, because the majority live in the villages. So we thought we should find a solution for this, and we chose community eye care as a solution, which I would like to define as high quality, cost effective, readily available eye care at the doorsteps of rural India. This is how we started our Gift of Vision program, reaching out to the have-nots in the villages, providing them with the state-of-the-art, international quality eye care without any compromise. But Dr. Ramani, going to the doorstep of people who are living in the remote areas is obviously not a very easy job, because initially I'm sure you would have started off with a very minimal infrastructure. How did you interact with the people? How did you convince them? And I want to know about this whole initial process which you followed. What was it like? Even way back, almost 3-4 decades back, we said this kind of an outreach camps should not be just a publicity mela. Okay. It should not be just for the sake of advertisement. We said an organized approach and a follow-up is essential. So we normally choose around 10 villages. We involve the youth 10 villages at a time? At a time. Okay. Every week. It is for per week. And we involve the youth and the women, the Mahila Mandal in those villages as our field volunteers. Okay. We educate them to be a partner in a good work which is being done for their villages. We make them go with a questionnaire, standard questionnaire, door to door in each of those households in the villages, ask the question by which they will be able to understand someone has got a visual problem or not. Give them a card, and we call it as the Gift of Vision ID card. Okay. And once they receive the ID card, say out of say a population of 10,000, we identify around 1,000 who obviously have some problem. They are given an ID card and they come on a Sunday morning to the local school where our team of doctors and paramedics in the Shankara Eye Hospital go there and examine all of them. Okay. And choose maybe around 600, 700 who would benefit out of the surgery and bring them. As you rightly said, convincing is not that easy. When you go first,
Most of these villagers would not have even come out of the village, not to speak of coming to a city and that to submit themselves for an eye surgery. So it's very difficult. So once, say, 10 patients come and have a surgery and they see the kind of a treatment, what they get with love and compassion and care, they go back and tell everybody, this is what we got. So next time we go to that village, the 10 becomes 50, 50 becomes 100. So good work automatically attracts people. But how do you make it into a sustainable model of business also? Because I've read that you follow an 80-20 formula. Yeah. Would want to know, and also the viewers would like to know, that what is this formula and how does it become a successful model? We felt strongly that any charitable activity cannot just run depending only on donations forever. It has to become a sustainable model and perhaps a replicable model. So we created this 80-20 model, Okay. wherein we said 80% of our beneficiaries will be the rural poor, whom we will reach out to, bring them, operate, drop them back. Okay. And the balance 20 are the rich and the middle class, the affordable sections of society. They will pay for the They will cost. pay for the treatment. Okay. They pay the same amount like any other commercial institution. They don't pay heavily to subscribe for these 80. So these 20% of people, they make it self-sustaining for the 80. So Number one. this 20% of the lot which comes to you, for one eye surgery, how much do they pay? It's anywhere between 10,000 to 40,000. Okay. Anywhere. So depending on the lens, what they choose, depending on the kind of surgery and things like that. So in short, I would say it is quality with frugality. High quality with frugality. Right. So with that, a lot of process and systems, we are able to manage the 20% of the income what we generate, 80% of the poor people are given totally free eye care. I also read that your business model is taught at Harvard as well. Quite a few studies are going on. Quite a few universities are following the kind of a work what we are doing. Right. And it's now we have made it pan-India. Okay. What happened, for 25 years we tried this, and when we celebrated our Silver Jubilee, we launched a program and named it as Vande Mataram. We said, let us share our experience and expertise for the benefit of every region in India. Right. So right now we have 10 hospitals in different states. Okay. 3 more are coming up. Okay. So this is the way we thought we can share so that every part of the country gets the benefit. Right. In fact, I'll come back to you in the second round of questioning as to why these kind of sustainable models cannot be replicated. But we'd like to go to Dr. Ilyas. आपने जो पॉपुलेशन कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, टैबलेट्स, इन पे जो आपने काम किया है, ये बिल्कुल अर्थ शैटरिंग काम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है कि, और आपने ऐसे इलाकों में जाकर ये काम किया है जहाँ पर कि इस चीज़ को बिल्कुल नो माना जाता है. तो कैसे इस काम की आपने शुरुआत कैसे की? I was trained in one procedure known as nose scalpel vasectomy in 1993. NSV. Yeah, NSV. My professor, he advised me, you please go for training for nose scalpel vasectomy. And Dr. Kaza from Maulana Azad Medical College, he was our mentor. He taught me how to do the nose scalpel vasectomy. Then I started doing nose scalpel vasectomy in few villages and among our some, particularly CRPF and in Air Force people. Then what ultimately, what I have seen that people are not coming forward to take the nose scalpel vasectomy. And then there was a lot of problem in Assam, particularly the agitation, like foreigners are coming to the Assam, lot of problem. Here, kya hai? But you restricted yourself to the rural areas of Assam. No. Initially, I started with my student. Then later on, I started going to the villages. Okay. And basically, I started my journey in 2009. Right. Initially with the nose scalpel vasectomy. Then I traveled several areas. Ultimately, I have seen, मैंने देखा है वो ये टेबलेट भी नहीं ले रहा है, तो कंडोम भी नहीं ले रहा है. वो बोलते हैं ये अल्लाह ये चिल्ड्रंस आर द गिफ्ट ऑफ द अल्लाह, ये भगवान का दान है. ये तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है. वो वेसेक्टमी करेगा, ट्यूबेक्टमी करेगा, टेबलेट खाएगा तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, बहस नहीं मिलेगा.
मैंने वो सोचना पड़ा क्या करना है, इन लोगों को समझाना है. आई हैव टू convince them that yes, these are for their good for their families, for their society, for the nation, for the country. ने इसके बाद मैंने क्या किया है, मैं कुरान को ढूंढ लिया, कुरान का ये पढ़ना शुरू किया, हदीस को पढ़ना शुरू किया. अच्छा, तो आप कुरान और हदीस के थ्रू ही उनको समझाते थे कि ये चीज़ सही है? यार मैंने ये कुरान पढ़ने लगा. मैंने कुरान में देखा है ये फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं है. Rather, there are some verses which indirectly help in family planning also. मैंने हदीस में देखा है कि इस्लाम was the first religion to start with the family planning at the time of Prophet Muhammad. मैंने ये इसको लेकर के मैं I went to the people. I started speaking about the family planning using some verses from Quran, verses from the Hadith also. For example, in the days of Prophet, there is one method known as Azal. Azal means this is was used by the followers of our Prophet. I used to talk to the people that at the time of Prophet, ये यूज़ किया था, आप क्यों नहीं यूज़ नहीं कर रहे. इसके बाद धीरे धीरे ये वो लोग समझने लिया. Or even I have talked about I use Quran, particularly one verses from that is chapter 2 of the Quran, that is known as Al-Baqarah. I use 30 number verses, that is Walodidatu Urdina Awladahunna Hawalani Kamilani. इसके माने है mother should give at least 2 years breastfeeding. और प्रॉफेट ने बोला था इस टाइम में ये प्रेग्नेंट होना, वो डिलीवर करना खराब है, ये इसके लिए आप जवाब दिए होंगे अल्लाह के. इसलिए मैंने उनको समझाना लगे वही एटलीस्ट यू गिव सम, देयर शुड बी सम गैप इन But Dr. बिटवीन. Ilyas, I'm sure you must have faced a lot of resistance initially amongst the communities when you went into the pockets, the rural pockets. Did you face that? Initially there is a lot of problem, particularly they did fatwas. Then they you boycotted, did? they boycotted my meetings, and even I was socially boycotted, you can say. Oh my God. And there are a lot of threatening for my life also, because I am doing some work as that is against Islam, the teaching of the Islam. Right. वो लोग ये समझ लिए थे कि डॉक्टर याली ने जो काम किया है बहुत ख़राब चीज़ किया है, वो अच्छा डॉक्टर है, वो डॉक्टरी करना चाहिए, वो अच्छा सर्जन है, सर्जरी करना चाहिए. लेकिन अब वो शरीयत को लेकर के हमारे पास बीच क्यों आ रहा है. इसके बाद मैंने धीरे धीरे उन लोगों के पास I started going to them regularly. No, ultimately they have convinced. But when you got fatwas from the religious clerics, what was the reaction of your family? Your family never dissuaded you from going into those pockets? Why to take the bull by the horn? Why to get into those problems? Were you not dissuaded by family? My wife, she is very courageous. Okay. And she's a doctor too? Yeah. My daughter also, my son also, Okay. they are so courageous. उसने कभी भी मेरे को मना नहीं किया. Okay. ये इवन माय वाइफ मेरे साथ accompany करते थे. और मेरे children, particularly my daughter, even my son, they accompany with me. They are small kids. लेकिन वो लोग मेरे साथ जाया करते थे. और धीरे धीरे मैंने I have sensed their mind, and now they are coming forward, taking the different method of family planning. Okay. I want to give one data. That is the one district known as Thubri. Right. There are 75 people are Muslim population, and of these, nearly 95% are immigrant Muslim. They are usually poor. There are multiple marriages among them are prevalent, then child marriage prevalent, then the religious dogmas are prevalent. In 2009, their fertility rate was at 4.5. Now it has come down to 2.5 as per the report of the government of India. Right. ये मैं समझता हूँ ये ट्राई करने से उनका बीच जाना पड़ेगा. We have to go to these people. We have to talk to the people. ये आप उन लोगों का ये माइंड सेंस कर सकते हैं. अभी तो I am invited by the religious people. They come to our religious jalsa and other things to deliver lecture on different things.
So apart from family planning, now you try and bring change in other aspects of the society as particularly well. I am working against that is a family that is a multiple marriage. Okay. Because Quran में है there is chapter number 4 is known as Al Nisa. Al Nisa means omen, and there is one ayat in third number ayat. This is called Fain Hiptum Allah Ta'adilu Fayadana. इसका माने है you marry only one. If you cannot just to the others, then you marry only one. Then there is another verse in the Quran that is 129, of that chapter. Alan tastatiu anta dilu bainal nisa Allah rastum. ये इसका माने है दो you cannot just take two women, so you go for only one. हम ये क्या है, पहले में ये जब मैं उन लोगों के पास गया था वो बोले थे आप ये अच्छा काम नहीं किया है, आप शरीयत का खिलाफ है. नहीं मैं शरीयत का खिलाफ नहीं हूँ, मैं आप कुरान देख लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए. हम वो ये हम ऐसे बोलते हैं you go to the ayat number 3, you can go to the 129, you see what is So written in the basically the religious textbook of Quran and Hadith have been your constant companions in your battle. Yes. That's really wonderful. Dr. Shadab Mohammed, I'll come to you now. And the field in which you've excelled and you've created this tower of excellence is the field of oral and dental care and also the maxillofacial surgery. Many viewers wouldn't know what maxillofacial surgery is all about. So would like to know what your contribution really has been. पहले तो मैं राज्यसभा टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को पद्मश्री मिलने के उपलक्ष्य में जो हम लोगों ने वेरियस क्षेत्र में काम किया है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, जिससे कि हम लोगों को बता सके कि हम लोग किस क्षेत्र में हम लोग को ये पुरस्कार मिला है. और मैं भारत सरकार का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम लोगों के अच्छे कार्य को सराहा. पहले तो मैं जैसे आपने पूछा कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्या होती है, तो ये मैं बता दूं कि ये एक डेंटिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें जो भी हम लोग चेहरे से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनमें जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि फेस में हम फेशियल सर्जरी करते हैं, जैसे ट्रॉमा के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास चोट लगे हुए. और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिस पे मेरा विशेष कार्य है, मैं 30 ईयर्स से उसी पे कार्य कर रहा हूँ इस क्षेत्र में. तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जिसको कि जॉ जॉइंट भी कहते हैं, ये इस तरीके की बीमारी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है जिसको हम TMJ एंकिलोसिस कहते हैं, जिसमें चोट लगती है अगर चेहरे पे तो स्पेशली बच्चों में या यंग में भी और एडल्ट में भी ये जॉइंट जो होता है जुड़ जाता है. ये वही जॉइंट होता है जिससे कि हम चबा सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं. जब ये जॉइंट जुड़ जाता है तो इसमें हम लोग चबाने का कार्य नहीं कर पाते हैं और उसमें हमारी ओरल हाइजीन भी ख़राब हो जाती है, हमारे टीथ को भी इफेक्ट हो जाता है और पूरा ओवरऑल हेल्थ को हमारे ठीक रहता है और फेशियल अपीयरेंस भी अच्छी नहीं रहती क्योंकि ग्रोथ रुक जाती है. इस तरीके के पेशेंट हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत आते हैं. हमारा जो सेंटर है वो 100 ईयर ओल्ड है सेंटर और इंडिया की रैंकिंग में भी वो हमेशा टॉप 1 और 2 में रहता है. तो क्योंकि हमने देखा ये बेचारे गांव से गरीब से बहुत मरीज़ आते हैं, तो जैसे कि आप लोग नी जॉइंट रिप्लेस करते हैं तो उसमें बहुत पैसा का खर्चा आता है. और इसी तरह अगर हम जॉ जॉइंट को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं बाहर से मंगा के, जो बाहर से कंट्री से आते हैं, वो 2.5 लाख का एक जॉइंट पड़ता है, तो 5 लाख के 2 जॉइंट पड़ते हैं जो कि बेचारे गरीब मरीजों के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है. और हमारे पास ये 600 और 700 पेशेंट वेटिंग लिस्ट में इस तरीके के होते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी है. तो हम लोगों ने इतने दिनों की रिसर्च में ये सोचा कि क्यों हम इन लोगों को इतना पैसा जब नहीं है, अभी तो चलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी आयुष्मान योजना आ गई, उससे हम लोग 5 लाख का इलाज फ्री कर सकते हैं इन फैमिलीज़ के लिए, लेकिन तब सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है. तो हम लोगों ने गरीब मरीजों के लिए सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर करें जिससे कि हमारा उनका मुंह भी खुल जाए और हम उनको नया जॉइंट दे दें. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डेंचर बनता है उसका जो मटेरियल होता है एक्रेलिक, उसको हम लोग पॉलीमेथाइक्रिलेट कहते हैं. तो वो एक तरीके का बायोकम्पेटेबल मटेरियल होता है जो बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करता. अगर आप उसको बॉडी में भी डाल दें तो जैसे चेहरे पे चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि कभी सर का डिप्रेशन हो जाता है या फ्रंटल बोन का डिप्रेशन हो जाता है, उसमें हम लोग एक्रेलिक की प्लेट लगा देते हैं, वो बहुत अच्छा एक्सेप्ट होता है बॉडी में. तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चीज़ों को कि इसका कोई बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है. तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम इस पे इनका जॉइंट बनाते हैं इस तरीके से. तो हम उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ग्लिनाट फोसा होता है और एक कॉन्डाइल जो नीचे वाले इस तरीके की जो भी रिसर्च है वो पहले इंडिया के प्रेसिडेंट्स में नहीं हुई नहीं, क्योंकि ये हमारा बहुत प्राइम सेंटर है. यहीं पर इतने मरीज आते हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया से आते हैं, हमारे नेपाल, बांग्लादेश और बाहर से भी आते हैं. तो जो हमने सोचा कि ये बहुत ही किंग जॉर्ज सस्ता मटेरियल है, तो इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस में. तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्कल्स लिए, जो हमारे स्कल और मैंडिबल आते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने वैक्स से कार्य करके उस तरीके के पहले ग्लिनाट फोसा बनाया, फिर उसका हेड बनाया, फिर उस हेड को हम लोगों ने क्योर करके वो थिक बना लिया उसका मटेरियल.
अब तो 3D प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है, लेकिन उसके मटेरियल बहुत कॉस्टली हैं, ये मटेरियल बहुत सस्ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट को रिप्लेस किया और जो हमको 2.5 लाख का एक जॉइंट आता था वो हम करीब 2.5 से 3 हज़ार रुपए के बीच में एक जॉइंट लगा देते हैं। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट आपने शुरू किया और कहा कि इस तरीके की हम एक नई सर्जरी लाएंगे, तो उस समय एक कोई डर सा नहीं लगा, या आपके जो पियर्स थे उन्होंने आपको कभी बोला नहीं कि क्या पता ये हो सही या ना हो, सक्सेसफुल हो या ना हो? क्योंकि देखिए जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बहुत दिनों से कर रहे हैं, उसको बॉडी में उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। लेकिन उसको ये सोच देने की थी कि इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने उस चीज़ को लेके इस पे जॉइंट बनाया। तो आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट थे कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए सक्सेसफुल हो जाएगा बॉडी में। तो उसको हम लोगों ने स्क्रू से फिक्स किया उस मैंडिबल में भी और ऊपर वाला जो है, और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने एक मसल का लेयर लगा दी जिसमें कि दोनों कॉन्टैक्ट में ना आए, तो जिससे कि हम लोग मुंह तो हमने खोल दिया, फिर उसको फिर से जोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरीके का भी इलाज हम लोगों ने अपने यहाँ ढूंढा है। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुई हैं वो हमारे सेंटर में हुई हैं। जैसे कि हमारा फेस की जो बोन होती है, कई बार आपने देखा होगा लेडी पेशेंट है या गर्ल्स हैं, उनमें कई बार चोट लग गई तो जॉ पीछे रह जाता है, उनको फेशियल डिफॉर्मिटी होती है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए जो कन्वेंशनल सर्जरी करते थे उसमें हम लोग यहाँ पर हिप बोन से ग्राफ्ट निकालते थे, वो लगाते थे। तो एक और सर्जरी करनी पड़ती थी जिससे यहाँ स्कार आ जाता था। तो हम लोगों ने अपने सेंटर पे, जैसे कि अब डिस्ट्रैक्टर जिसको कहते हैं, तो बोन को हम लोगों ने स्मॉल कट देके आगे बढ़ा देते हैं, जिसमें दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी हम लोगों ने अपने सेंटर पे बहुत डेवलप किया, क्योंकि बाहर से अगर मंगाएंगे तो वो भी 1.5 लाख 2 लाख का आता है, उसको हम लोगों ने मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये में अपने यहाँ डेवलप किया। तो ये सारी चीज़ें, डेंटल इम्प्लांट्स हो गए, बोन प्लेटिंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे सेंटर में पहली बार यहाँ पर हुई हैं। तो जो हम लोग को, जैसे कि कोई अमीर मरीज आता है उसको भी वही सुविधा देते हैं, जो गरीब मरीज आता है उसको भी हम लोग सेम ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी जो सेंटर है वो जो भी वर्ल्ड पार में सर्जरी हो रही हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट हैं और बिल्कुल हम सेम सर्जरी गरीब मरीजों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर जो भी ये प्रोग्राम जो लोग देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके का योगदान आप सभी लोगों ने किया है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। लेकिन क्योंकि इस एपिसोड में हम बात मेडिसिन और जनरल चिकित्सा की कर रहे हैं, तो डॉक्टर भारती आपके पास आऊँगी कि आपने जो रेबीज़ प्रिवेंशन में जो काम किया है, अभी इस समय डॉक्टर्स के लिए आपकी फील्ड में सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या नज़र आता है? आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, आपको पद्म सम्मान से नवाजा गया, लेकिन और भी आपका कारवा अभी चलता रहेगा आपके लिए। लेकिन चैलेंज क्या है इस समय? आपके लिए सबसे बड़ी कठिनाई या सबसे बड़ा अवरोध अगर मैं कहूँ तो वो आपकी समझ से क्या है? नहीं, वो अवरोध जैसे मैंने बताया कि शुरू जो कई साल पहले अवरोध था वो अभी भी है। अच्छा। बड़े सारे लोगों को लगता है कि ये कुछ ड्रॉप्स में जो इलाज हो रहा है ये कोई इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये जैसे WHO ने इसको मान्यता दे दी है, उसके बावजूद अभी हमारे जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े टावरिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनको अभी भी इस पर डाउट है कहीं ना कहीं कि ये जो इतना कम ड्रॉप्स में इलाज हो रहा है ये इफेक्टिव है भी कि नहीं। जबकि हमने WHO को भी ये करके बताया कि लेबॉर्ट्री से कंफर्म्ड जो रेबीड डॉग थे, उन्होंने जिन लोगों को काटा उनको हमने इसी तरीके से इलाज किया और कोई एडवर्स इवेंट नहीं है, सब अभी भी जिंदा हैं। तो ये बात उनकी अभी उसको मेंटली वो जो उसको कन्विंस नहीं हो पा रहे। लेकिन ये जो हायर इंस्टीट्यूशंस में जाके और अपनी बात को कन्विंस करना, ये कैसे संभव होगा? क्या आपके लिए राज्य सरकार, जो बाकी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, आपको कैसी इसमें मदद चाहिए? किस तरीके का समर्थन आपको इस समय चाहिए ताकि आप इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकें? मैंने हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हिमाचल से हैं, नड्डा जी, JP नड्डा जी, तो उन्होंने मुझे जब बधाई दी तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि जो हिमाचल का मॉडल है यदि ये रेप्लिकेट पूरी कंट्री में हो जाए तो 20,000 लोग हर साल बचेंगे और जितना खर्चा अभी हो रहा है उससे 10 गुना कम खर्चे पे बचेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल सरकार इस पर सोचेगी, ऐसी उम्मीद मेरे को है। और जो ये एक मेंटल मेडिसिन में जो एक हायरार्कियल सेटअप है कि बड़ा इंस्टीट्यूशन रिसर्च करेगा फिर उसको छोटा फॉलो करेगा, मैं तो ये कहता हूँ कि एक PSC में बैठा डॉक्टर भी रिसर्च कर सकता है, पर हमने उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया, हम उसको इनकरेज नहीं करते। या एक MBBS भी रिसर्च कर सकता है। मैं आपको बड़ा इंसिडेंटली नॉन पोलियो पे मैंने बहुत बड़ा काम किया और मैंने ये कहा कि नॉन पोलियो वायरसेस की वैक्सीन बन सकती है, तो वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं MBBS था। जैसे ही मैंने MD की, आई वॉज कॉल्ड बाई US टू प्रेजेंट माई केस ऑन नॉन पोलियो। तो ये जो सेटअप है ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बैरियर रिसर्च के लिए भी है और लोगों तक सस्ता इलाज पहुँचाने के लिए भी ये बैरियर है, जो मैं समझता हूँ कि वी शुड गो अवे फ्रॉम दिस बैरियर। क्योंकि फॉरेन में जो भी इस तरह की रिसर्च करता है, पीपल इनकरेज दो सच इनोवेशंस।
हमारे यहाँ इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आई एम श्योर जो मौजूदा सरकार है उसका तो बहुत ज़्यादा फोकस इनोवेशंस पे रहा है, तो मे भी एक शुरुआत आपने अच्छी की है और इस शुरुआत को उम्मीद है कि अब और ये आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि रेबीज़ को पद्मा कोई सोच भी नहीं सकते थे, इससे रेबीज़ एक फोकस आ गया है। और मैं समझता हूँ ये सम्मान जो है पूरे कंट्री में उन लोगों के लिए है जो रेबीज़ पे साइलेंटली काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले 5 या 6 सालों में ये रेबीज़ फ्री इंडिया का हम सपना जो है साकार करेंगे। राइट। डॉक्टर कोले, आपके हिसाब से जो चिकित्सा और जिस तरीके की चिकित्सा आप दे रहे हैं आपके फील्ड में, दूर दराज इलाकों में आज भी डॉक्टर्स उन एरियाज़ में जाकर काम नहीं करना चाहते, और वो भी अगर ये पता चले कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो वो तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, एक वॉल ऑफ रेजिस्टेंस दिखती है। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, वंस यू कम इनटू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इट लुक्स लाइक अ टोटली कमर्शियल फील्ड। हाउ डू यू चेंज दिस माइंडसेट? ये जो माइंडसेट, एक जो सोच है, इसको आप कैसे बदलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर प्रकाश आमटे ने को देखकर हम बदले, हमें देख के अब नई जनरेशन बदल रही है, नए डॉक्टर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और यही प्रक्रिया है कि सीनियर्स जो है उन्होंने एक मॉडल सेट करना चाहिए कि जूनियर्स को किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरह से इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को देखेंगे तो हमें सबसे अनपोल्यूटेड एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पे अनपोल्यूटेड फ्रेश एयर मिलती है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, फ्रेश फूड मिलता है। और एनवायरमेंटली आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, तो वी आर फ्री फ्रॉम दैट पोल्यूशन इफेक्ट इन ट्राइबल एरियाज। वी हैव लॉट ऑफ प्लांट्स, बहुत ज़्यादा नेचर के करीब है, वाइल्ड लाइफ है, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर वर्किंग के लिए है। एट द सेम टाइम लोगों की मान्यताएं भी ऐसे वहाँ के कि जो चोरी से दूर है, बुराई से दूर है। जहाँ निर्भया का कांड दिल्ली में होता है, वहाँ कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि लड़की की तरफ गलत नज़र से देखे। ये जो एनवायरनमेंट हम लोगों को मिल रहा है, जिससे हमको इनकरेजमेंट मिल रही है ये सब करने के लिए, और मुझे लगता है कि यही पॉजिटिव बात है कि जिसके कारण हम लोग ये कर रहे हैं। लेकिन जब आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन पढ़ते हैं और बहुत हेफ्टी फीस पे करके कहीं पे कैपिटेशन देते हैं, कहीं पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनकी सोच हो जाती है कि जब मैंने एडमिशन प्रोसेस में इतना ज़्यादा पैसा लगाया तो उसके रिटर्न में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। और एक बहुत बड़ा तबका है स्टूडेंट्स का जो कि इस तरह से सोचता है। तो जो ये आपकी जो सोच है और जो ऐसे लोगों की सोच है वो बिल्कुल एट वेरिएंस है। तो एक जो मिडिल ग्राउंड कहें, या कैसे इस चीज़ को हम लेकर आएंगे, इसे कैसे बताया जाए कि अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन यू रियली नीड टू कीप सम सोशल वर्क ऑल्सो एज योर फोकस। इस चीज़ को अगर कॉलेज लेवल पे किया जाए तो कैसे किया जाएगा? डेफिनेटली कि जो स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये काम हो सकता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट उनके लिए करती है, और वो जनरेशन आगे आ सकती है कम्युनिटी में काम करने के लिए। अभी जिनको जो भी हमारे साथ में बैठे हैं, इन सब लोगों ने यही काम किया है। वो फैमिली प्लानिंग को पॉपुलराइज करने का हो, या कोई सर्जरी को पॉपुलराइज करने का हो, या कैटरेक्ट सर्जरी को लोगों तक पहुंचाने का हो, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन का काम हो, ये सब बातें ऐसी ही है कि सीनियर्स ने एक एग्जाम्पल सेट करना है और जूनियर्स को वो मिलना है कि अच्छा काम करने का अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू गो अ लॉन्ग पाथ। ये एक मॉडल मुझे लगता है। और आपने जो काम किया है कि हम लोगों को सबको इकट्ठा यहाँ बुलाया, जिसके कारण ये काम सबके सामने जाएगा। आज मेडिकल स्टूडेंट्स भी ये सुन रहे होंगे, वो भी सोचेंगे कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा जिसके कारण मुझे एक अच्छाई मिलेगी। नहीं, डॉक्टर कोले, इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन द प्रोग्राम। एंड डॉक्टर रमनी, in the field of eye care, what is the biggest challenge you feel as a doctor? You've like walked miles and miles, but still, you know, somewhere the destination you feel you haven't reached. What are the challenges which you face and which you feel as a country as a large? What are the problems in the field of eye care? And is India on the right direction as far as eye care is concerned? I would like to answer this in two parts. One is our profession, the profession of medicine, is a noble profession. Each one of us, we have an obligation to the society and to the nation. So as a doctor, when I'm able to take care of my own family, my kith and kin, a certain percentage of my time has to be devoted to the less fortunate. This thought is slowly picking up. Everyone
young doctors are coming forward and saying that we will also spare a little bit of our time. Someone has to set an example for that. In our country, we are moving in the right direction. In the field of eye care, the Blindness Prevention Program, which is a national program, Right. National Program for Control of Blindness, has been a remarkable success so far. From a prevalence of almost 1.2%, we are coming down and we want to reach 0.3%. And that will be a wonderful state to achieve. Now, institutions setting up a movement, we need to take the right cause. Why blindness? Because there is a need. It's a need-based cause. Right. So we need to take care of that, number one. Having taken, we have to have our clear goals. And this is how I'm going to approach towards that. And our approach has to be transparent, totally transparent approach. When these things join together, believe me, the community is ready to join us. The friends are willing to join us. Now with the corporate social responsibility, any number of leading corporates, they say, we would like to be a part of this. Right. So they are willing to come and join. And once all these forces join together, we need to develop a good team. We need to see that human resource, the critical element for any service delivery, human resource development has to be taken care. Right. And above all, divine blessings, then the whole thing gets completed. Government of India recognizing our services is indeed a great morale booster, not only to us, but also to the profession, to our own institutions, and many people. Why can't we also do something like this? It is a morale booster for everyone, and I'm sure blindness, the avoidable blindness, the preventable, curable, and rehabilitative areas in blindness will be taken care in India highly successfully, and we can look for a very bright future for millions of Indians in the near future. Absolutely. Dr. Ilyas, in the field where you have worked, like you've battled mindsets, you've battled hypocrisy, in the regions where you went. You took help of the religious texts to break down the barriers of the dogmas. You've traveled quite a bit, to break these walls. But still there are pockets in the country who still don't look upon family planning as a very significant thing. And so are you trying to reach out to those people, to those areas? Apart from Assam, are you traveling elsewhere as well? I went to, that is a Ratlam of Madhya Pradesh also. Okay. Give the message of all these things. I have delivered several times lecture in Delhi also. Our friends, they are using my presentation to the respective, even in the Kargil, they have success in using these things. Even Delhi also, some of our doctor, they are using my, that is a model among the Muslim population. They are now getting a lot of results. And even I was, I supposed to go to the UP. I don't know, they have cancelled my program there. And I have trained the doctors in our neighboring state like that is Meghalaya also. Now I feel it is a more, this population is the greatest problem for our country, for our state. Unless we control the population, it will be very difficult for India to sustain, to grow like China. So I am very much convinced we must control our population. You see, we are adding nearly 1.82 crores of population per year in our country. How we are going to feed them, how we are going to give them education, how we are going to give them medical facilities, how we are going to build the infrastructure. So we must control the population. All our citizens should come forward to talk about the population, talk about the family planning. They should try to propagate the message that we are going to build a good, prosperous India by controlling the population. I feel family planning is the key for success of our country. Right. And the most problem is the dangerous, that is our challenge is the education. Education is very, very important because education is the best contraceptive. We must educate our citizens, particularly girls. If we keep the girl to the level of higher secondary, then the needs of family planning will come down to, you can say, 25% or so. Absolutely. We can reduce the burden of family planning also. So we must
keep the girl, or we teach educate our girl to the level, at least to the level of higher secondary. And as far as the family planning programs and the birth control programs in India are concerned, you feel that India is on the right path and we are going in the right direction? Yeah, India is the right path, but still I request to the government of India, government of our Assam also, the priority should be given to the family planning program, because priority is government of China, they have given the priority to the family planning program, priority given by the Indonesian government, priority given by the Bangladesh also. They are control their population. They are ahead of us. We must control our population. So you feel that the need of the hour is to give priority to the family planning programs? Yeah. Okay. Dr. Shadab, what according to you is the biggest challenge now, where the direction where you are moving? इसमें हम लोग की स्पेशलिटी में सबसे ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि जो फेशियल रीजन है, जो कॉस्मेटिक और जिस तरीके की जो हम लोग सर्जरी करते हैं, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसको अगर हमको एक एक चेहरे की हड्डियों को अपनी जगह बैठाना है, तो जो उसमें इम्प्लांट्स लगते हैं दे आर वेरी कॉस्टली, तो दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ ए कॉमन पुअर पीपल। तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि हम उनको सस्ते से सस्ते सुविधा प्रोवाइड करें। जो ये बोन प्लेट्स इत्यादि जो टाइटेनियम की बनी होती हैं वो बड़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन टाइटेनियम इटसेल्फ इज़ ए वेरी चीप, बट उनको जो प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, जो हम हर गरीब मरीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि हम लोग खुद इस तरीके की चीज़ों को डिज़ाइन करें अपने लेवल पे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। ये जो चीज़ें बाहर से आती हैं वो अपने कंट्री में हम स्वदेशी अपनी चीज़ों से उसको बनाएं, जिससे कि हम सेम सुविधा हम अपने गरीब मरीज़ों को भी दे सकें। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं हमारे पास जिनके कोई दांत नहीं होता है, वो खाने में खा नहीं पाते हैं, और उनको क्या होता है कि वो उनकी पूरी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। अगर आपके बोन भी नहीं है, पहले तो अगर बोन होगा तो आप डेंटल इम्प्लांट्स लगा लेंगे जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं, बट हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि जिनके बोन ना हो उस पर भी हम डेंटल इम्प्लांट लगा के उनको हम डेंचर कर दें। तो इस तरीके के कॉर्टिकल इम्प्लांट पे भी हमारा बहुत काम हो रहा है कि जिसमें अगर आज आपके दांत, आज ही आपने सारे इम्प्लांट लगा दिए और कल आप दांत को लगा के खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमारा है कि जिसमें कि हम अपने गरीब मरीज़ों को सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सब हैं, सिर्फ उसको रिसर्च करने की और अपने हिसाब से स्वदेशी बनाने की उसको ज़रूरत है। अगर एक बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपको सरकार से समर्थन मांगने की इस समय बात हो, तो क्या समर्थन इस समय आप सरकार से मांगेंगे? जो आपका फील्ड है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का फील्ड है और इम्प्लांट्स और डिवाइसेस जिसकी आप बात कर रहे थे, किस तरीके का समर्थन आपको सरकार से मिले ताकि आपका जो पूरा जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरकार एनेबलिंग हो जाए? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी रिसर्चेज कंट्री में हो रही हैं, वो कंबाइंडली हो और उनके लिए सरकार एक फ़ंड दे, जिसके अनुसार जो भी मटेरियल उपलब्ध हो उनको हम अपने हिसाब से प्रोसेस करके इन गरीब मरीजों के हिसाब से उसको बनाएं, जिससे कि वो हम उसको पॉपुलराइज और पेटेंट कर पाएँ, जिससे कि हम हर गरीब मरीजों को जो एक सेंटर पे काम हो रहा है वो सारे इंडिया के सारे सेंटर्स पे कार हो। इस तरीके की सुविधा हमें चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे कैंसर जो मरीज़ आते हैं हमारे यहाँ, आप जानते हैं कैंसर एक लाइलाज बीमारी अगर फैल जाता है बॉडी में डिफरेंट, तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है उसको मैनेज करने में। तो हमारी जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने हमें पूरा फ्री कर रखा है, वो असाध रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो हम उन गरीबों मरीजों का जो भी कैंसर से पीड़ित है, जो कि जैसे डायबिटीज़ इतनी एपिडेमिक हो गई है, उसी तरीके से हमारे सेंटर पे रोज़ 10-15 पेशेंट ओरल कैंसर के आते हैं, जो कि कभी पहले सुनाई नहीं देते थे। तो इस तरीके से एपिडेमिक बढ़ती जा रही है। तो हमको इस फील्ड में भी बहुत चैलेंज है और हमारी गवर्नमेंट सुविधा दे रही है कि असाध्य रोगों का फ्री में इलाज करें। तो उनकी जो भी कीमोथेरेपी और सर्जिकल थेरेपी और रेडियोथेरेपी होती है वो हम उनको फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो इस तरीके की सुविधा हमको सरकार से हमेशा वंचित है कि इन गरीब मरीजों को उसका लाभ सीधे पहुंच सके। आप सभी लोगों को सुनने के बाद लगता है कि आज इतने प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ अगर मैं बात करूंगी तो मुझे भी अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ मुझे भी समाज में कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए। और इंग्लिश में कहावत है कि बी द चेंज you want to see. So I think all these people who've come on the program today, they are epitomes of this change and they have brought this change in the society. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सम्मान के जरिए हम आपको अलग अलग क्षेत्रों से पद्म सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम का कारवां चलता रहेगा। और इसी नोट पे वेरी बिग थैंक यू टू ऑल माय गेस्ट्स, डॉक्टर उमेश कुमार, डॉक्टर रविंद्र कोले, Dr. R.V. Ramani, Dr. Ilyas and Dr. Shadab Mohammed. A very big thank you to all of you.